नमस्कार दोस्तों, मैं सैफान अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0 पर। और दोस्तों, आज मैं साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी मेथेनाइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों इसका एक नाम और है, वो है फार्मिक अम्ल। इसको फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपको दे देगा कि फार्मिक अम्ल या फिर मेथेनाइक अम्ल करके ये पूछ लेगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाई, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम होता है। हाइड्रोक्साइड, ये इसका पूरा नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गंधक यानी कि सल्फर एक है, क्या है, क्या वह धातु है, या ऑप्शन नंबर बी अधातु है, या ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है, या फिर उपधातु है। तो गंधक जो होती है वो अधातु होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए कवक का, या फिर ऑप्शन बी लाइकेन का, या ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म का, या इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, वह किस पदार्थ का बना होता है। तो वह बना होता है लाइकेन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों, इस लाइकेन को ना कभी कभी लीचेन भी बोल देते हैं। या तो प्रश्न में लाइकेन दिया होगा, या इसी को कह देते हैं लीचेन। ये अंग्रेजी में इसका नाम है लीचेन, या फिर लीचेन दिया होगा या लाइकेन दिया होगा, बात एक ही है। अच्छा, ये लाइकेन नामक पौधा जो होता है ना, उससे निकलता है। ये लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उससे निकलता है। आप इसको लाइकेन भी लिख लो तो भी ठीक है, या फिर इसे लीचेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको अपना आंसर बताना है।
हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, या ऑप्शन सी फिनाल्फ्थेलिन, या ऑप्शन डी मूली। तो वह कौन सा ऐसा सूचक है जो वह ऐसा कौन सा, चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो मूली है इसको सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हल्दी का तो इस्तेमाल होता है, मेथिल ऑरेंज का भी होता है, और फिनाल्फ्थेलिन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मूली का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो क्षारक अम्ल है? आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, CHL, या H3PO4, या ऑप्शन सी HNO3, या ऑप्शन डी H2SO4। आपको बताना है कि दो क्षारक अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो H2SO4 है ये दो क्षारक अम्ल है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl, या फिर CaCl2, या ऑप्शन सी BaSO4, या ऑप्शन डी LiCl। तो वह कौन सा सबसे प्रबल लवण है, इन चारों में से आपको बताना है। तो जो क्षारक लवण के बारे में पूछा है ना, तो यानी कि नमकीन के बारे में पूछा है, तो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है ना बच्चों। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो यह क्या हो गया? नमक हो गया। तो ये नमक का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि लवण मतलब नमक, और यही सबसे प्रबल लवण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो संभवतः इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो बच्चों इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पीएच एक स्केल होता है। जो ये पीएच होता है यह एक स्केल होता है। पहले तो आप इसका आंसर देख लो कि आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 6 होगा। इस विलयन का जो पीएच मान होगा वो 6 होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पीएच एक स्केल पैमाना कह सकते हैं, स्केल होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लो कि जो आपका ये देखिए, अगर नीला है ना, तो ये लाल हो जाएगा, क्या चीज? अम्ल। और अगर ये लाल है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत काम आने वाला है आपके प्रश्न में। आपसे गलती नहीं होगी अगर आपने एक बार इसे ठीक से समझ लिया ना, तो फिर ये गलत नहीं होगा, वरना अक्सर कंफ्यूजन में ये प्रश्न गलत हो जाता है। और अगर लाल है तो ये क्या होगा? क्षारक। अब इसमें एक चीज होती है, पहले तो आप ये समझ लो कि अगर नीला है, नीले को लाल कर रहा है ना कोई विलयन, तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर कोई विलयन लाल से नीला हो रहा है ना, तो वह कैसा होगा? क्षारीय होगा। एक चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको चलो अगली बात बताता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से।
बच्चों थोड़ा वक्त लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए, वरना इस तरह से तो प्रश्न तो चल आगे निकलते चले जाएंगे, समझ में अगर नहीं आएगा तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि हम अच्छे से उस प्रश्न को समझ लें तो बेहतर है। हाँ, तो एक बात तो आपने समझ ली। अब ये जो पीएच स्केल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मान के चलो ये है, ये हमारा क्या है, ये पीएच स्केल है, ये जो है ये पीएच स्केल है। अब इसमें यहाँ 1 से लेके और ये 7 तक, और ये 7 से लेकर फिर ये 14 तक अंकित होता है। अगर कोई किसी विलयन का जो पीएच मान है अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। एक मिनट बच्चों, ये कैसा होगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है ना तो यह अम्लीय होगा, अम्लीय। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन कैसा हो जाएगा, तो वह विलयन हो जाएगा क्षारक, तो वह विलयन क्षारक हो जाएगा। बस यही इसका पीएच स्केल का यही मतलब होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान जब 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। 7 से 14 तक और 1 से 7 तक। अब एक चीज़ और, अगर कितना कम हो, मान लीजिए कोई विलयन है वह अम्लीय है, तो क्या वह प्रबल अम्लीय है, देखते हैं, इसी से समझते हैं। ये 0 से लेके ना, यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाएगा, यहाँ 14 तक हो जाएगा। तो अगर मान लो किसी कोई विलयन जो अम्लीय है, अगर उसका पीएच मान 0.1 है समथिंग, तो फिर वो कैसा अम्ल हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, वह प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई क्षारक, कोई ऐसा विलयन है जो क्षारीय है मगर उसका पीएच मान हाई रेंज में है, मान लेते हैं कि 14 है, पीएच मान कितना है, मान लो कि 14 है, तो वह क्षार कैसा होगा, तो वो प्रबल क्षार होगा। ये भी आप ध्यान में रखना, इस तरह से भी पूछ लेता है कि प्रबल क्षार या फिर जो है आपका ये प्रबल अम्ल क्या होता है, ऐसे भी पूछ लेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर किसी पीएच मान लो 14 से कम भी होता है ना, तब भी वो मान लीजिए किसी का 13 है, मान लो 13 है ना, तो प्रबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 7 से तो ज़्यादा अधिक ही है, बहुत अधिक है, तो इसलिए वो भी कैसा विलयन कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। 14 तक तो है तो 14 का तो होगा प्रबल, 13 का भी तो प्रबल होगा, 12 का होगा। मान लो 7 से थोड़ा अधिक है, मान लो जैसे कि 7.2 है समथिंग, या 7.5 है, तो ये उतना प्रबल नहीं होगा जितना कि ये 14 और 13 वाला है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं।
जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। H+ एवं OH- दोनों के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसमें होता क्या है बच्चों, मान लो कोई एक ये लोहे की रॉड है ना, मान लेते हैं कि ये लोहे की कोई रॉड है। अब इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट, कोई ये पॉइंट है, एक यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो जो चालन करें तो क्या है, सुचालक है। इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी कि ये चालन हो रहा है ना, चालन हो रहा है, तो यही तो सुचालक है। क्या है, सुचालक होना किसी भी चीज़ का। तो यह जो लोहे की रॉड है कैसी हो गई, सुचालक। और अगर ये प्रवाह जो विद्युत का प्रवाह है मान लीजिए नहीं हो रहा होता, तो फिर यह क्या हो जाता, कुचालक हो जाता। क्या हो जाता है, यह कुचालक हो जाता। बस इतनी सी बात है आपको जो ध्यान में रखना है। जो चालन करे वो सुचालक, और जो विद्युत चालन ना करे तो वो कुचालक। तो यहाँ पे H+ एवं OH- दोनों की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से विलयन में विद्युत के सुचालक और कुचालक होने का पता चलता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे? वह ऐसे कौन से धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करने पर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम, या फिर मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, या ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप अपना आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। और बच्चों ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह आपको लिख कर याद कर लेना है। चलिए तो प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं? तो सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडियम एवं पोटेशियम। ये जो आपके लिए मैंने ये जो सारणी रखी है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो प्रश्न तो काफ़ी सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न कैसा है, वेरी इम्पोर्टेंट है और सरल तो है ही। अगर आपको इसका सूत्र पता है तो बहुत ही सरल है आपके लिए, क्योंकि ये सूत्र से ही अगर आपको सूत्र पता है चूने का सूत्र क्या होता है तो आप जाहिर सी बात है बता ही देंगे। अब यहाँ चूना तो कहीं लिखा नहीं है, तो हमें पहचानना होगा कि आखिर चूने का सूत्र है कौन सा, क्योंकि सफ़ेदी में उपयोग किसका होता है, चूने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CaOH2। ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CaOH2। और ये होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको। अब ये कैसा चूना है, यह बुझा हुआ चूना है, बुझा चूना। CaO कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है वह बिना बुझा चूना होता है। वह आगे प्रश्न मिलेगा तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। लवण Na2CO3
का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा? सॉरी बच्चों, 7 होगा या 7 से अधिक होगा, या ऑप्शन सी 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लवण है, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। क्यों? चलिए बताते हैं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नमकीन यानी कि उदासीन, बस इतना आप सीधा सा याद रख लो। नमकीन है यानी कि उदासीन है। जो लवड़ी हैं, लवड़ी अर्थात नमकीन, अर्थात कैसे हैं? नमकीन है। तो वह क्या है? वह सब साथ के बीच में साथ में ही आते हैं, यानी कि वह उदासीन है, उदासीन है। बस इतना सा आप याद रख लो, ज़्यादा इसमें डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं। उसकी अभी अपनी आपको उतनी आवश्यकता है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जितनी आपकी आवश्यकता में आता है। तो नमकीन यानी कि उदासीन होता है, बस ये मान के चलो। लवण यानी कि नमक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? वो आपको बताना है। एसिटिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और ये क्या होता है? यही होता है विनेगर यानी कि सिरका। चित्रण में आप देख भी सकते हैं, यही होता है सिरका। मगर ये सिरका 100% प्योर वाला होता है ना, जिसे विनेगर, आप जैसे ये सिरका जो बनाया जाता है विनेगर कहते हैं इसको। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो ये विनेगर होता है ना, जो ये विनेगर होता है जिसे हम सिरका बोलते हैं, एक्चुअली में ये जो विनेगर है ना, ये प्योर है। अब अगर जल में इसकी 8 से 10 या 15 बूंदें डाल दें तो वह सिरके के रूप में आ जाएंगी। बस इतना समझ लो आप। मान लो यह कोई बर्तन है और इसमें जल भरा हुआ है बच्चों, ये जल भरा हुआ है। अब और हमारे पास ये क्या है? ये है बोतल हमारे पास सिरके की, ये सिरके की बोतल है। तो भाई लो, हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें 10 से 15 बूंद अगर डाल दिया ना विनेगर, अभी देखो मैं बता ही रहा हूँ आपको ना, ये क्या है? विनेगर है, ये विनेगर है। और इसमें 10-15 बूंदें डाल दी जल में विनेगर की, तो यह क्या बन के तैयार हो गया? तब ये बन के तैयार होता है सिरका। ये बात ध्यान रखो। और इसी एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो क्या है? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आप चित्र में देखकर ही समझ जाएंगे। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी टमाटर। टमाटर में होता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है संतरा, इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो देखो संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिट्रिक अम्ल। यह किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल यह होता है बच्चों संतरे में, संतरा। और क्या दिया है? इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। ये सब याद कर लेना है बच्चों, इससे प्रश्न बनना तय है। ये सब पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो ये वाला पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा। 1 नंबर का तो पक्का आना है, तो इसलिए आप इसको लिखकर याद कर लो ताकि आप भूलो ना। तो टार्टरिक अम्ल किस में होता है? टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, इमली में होता है। और अब ये क्या है? सिरका। सिरका में अभी आपने देख लिया, पीछे एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। CaSO4 1/2H2O ये होता है आपका, या कह सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। ये आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए बच्चों इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये जो आपको दिखा रहा है ना ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? तो बच्चों ये जिप्सम का सूत्र है, इन सबको याद कर लेना है। यह क्या है? जिप्सम का सूत्र है। और देखते हैं और क्या दिया गया है। Na2CO3, तो फिर ठीक है, ये आपका हो गया क्या? धावन सोडा। ये बच्चों हो गया धावन सोडा का सूत्र, ठीक है। और ये इसमें से कोई नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये आपको पता चल गया जिप्सम का है, और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये आपका धावन सोडा है। तो हमारा अभी आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का सॉरी, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका ये सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो ऐसी परिस्थिति में किस रंग का होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। लिटमस जो विलयन है, जब ना तो अम्लीय हो और ना क्षारीय हो, तब भी तो उसका कोई रंग होगा। तो वही पूछा है कि उसका रंग कैसा होगा। अच्छा बच्चों, अभी पीछे एक प्रश्न में एक मैं बात आपको और बता देता हूँ, इसमें देख लेते हैं एक बार। ये जो जिप्सम है बच्चों, जिप्सम को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाए? गर्म किया जाए। गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होगा? तब हमें ये प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो आपको बता दिया जाए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका रंग कैसा होता है? बस आपको ये बताना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को बच्चों नोट करते चलें, और डायरेक्ट 1 नंबर का ये सवाल बनता है, यह बात तय है। तो आपको अगर प्रदर्शन आपको परीक्षा में अच्छा करना है तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा बैंगनी कलर। नीला ना होता है ना तो लाल होता है, ऐसी कंडीशन में कलर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी कलर का हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, अभी पीछे मैंने आपको बताया उदासीन है तो कितना होगा? 7 होगा। और 14 तक है अगर तो क्षारीय है, और कैसा है? प्रबल क्षारीय। और अगर 7 से कम है तो भैया वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा प्रबल अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना होगा? उदासीन है तो 7 होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। तो हमारे शरीर में जो पीएच मान है वह कितने परास के बीच काम करेगा? वह काम करेगा ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से, यानी कि 7.0 से 7.8 तक। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का, या इसे पाउडर भी कह सकते हैं, पाउडर या सोडा बात एक ही है, इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये होता क्या है? सोडियम बाई हाइड्रोकार्बोनेट।
सोडियम बाई सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, एच लगा हुआ है ना, सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देते हैं। सोडियम बाई हाइड्रोजन, सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम है। और ये होता क्या है? ये होता है बेकिंग पाउडर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं बेकिंग पाउडर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? ये वही प्रश्न आ गया जो अभी हम आपको पीछे से समझाते आ रहे हैं, इसीलिए इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें पूछा गया है, ये जो अम्ल के नाम दिए गए हैं, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, इन चारों में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो प्रबल अम्ल है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह एक यहाँ पे प्रबल अम्ल हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaCl, बिल्कुल ये तो क्षारक है, बिल्कुल है। सोडियम क्लोराइड, अच्छा KOH, NaCl प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, वो पूछा है। तो फिर NaCl क्षारक कैसे हो जाएगा? सॉरी बच्चों, क्योंकि ये उदासीन है, जाहिर सी बात है। NaCl मैंने बताया था बच्चों, गलती हो गई, भूल गया मैं। पढ़ाते समय कुछ अगर डिस्टर्बेशन हो जाती है तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, कोई बात नहीं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि नमकीन है तो उदासीन है, अगर उदासीन है तो क्षारीय होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्षारक नहीं है, बाकी ये तीनों क्षारक हैं। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें रंगीय सूचक कहते हैं, या फिर गंधीय सूचक कहते हैं, या ऑप्शन सी उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो वह गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर कैल्शियम, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में सिमिलरिटी किसकी है वो बताना है। तो वह आपकी होना चाहिए हाइड्रोजन की, और हाँ जी, हाइड्रोजन की होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये H+ होता है, इसमें ये होता है आपका, सभी अम्लों में H+ होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, या फिर क्षारीय होते हैं, या फिर दोनों होते हैं? तो भाई अम्लीय होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं वह कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्यों? अरे भाई अभी पीछे देखो, H+ होता है ना, ये क्या होता है? H+। तो जब H+ होगा तो जाहिर सी बात है अम्लीय होगा, इसमें कोई क्षारीय तो नहीं होगा ना। क्षारीय कब होता है? यानी कि H+ ना हो तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, pH में P सूचक है, किस बात का सूचक है? ऑप्शन ए पोटेंज का, ऑप्शन बी पावर का, या ऑप्शन सी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो pH मान में P जो होता है वो पोटेंज का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो चित्र में आप देख सकते हैं, यही है इसका प्राकृतिक स्रोत, और वह है संतरा और नींबू। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा
और नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। और यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से लिखकर याद कर लेना है, अक्सर यह परीक्षा में जरूरी पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बच्चों काफ़ी सिंपल है, इमली में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या फिर मुंह का पीएच मान 7 होगा तो कैसा हो जाएगा? उदासीन, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो मंजन किया जाता है ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारे सुबह जो है ना, उठने के बाद मुंह जो होता है वो अम्लीय होता है, और उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मंजन का। तो वो मंजन होता है कैसा? क्षारीय, क्योंकि अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह का पीएच। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। क्यों? अगर इससे कम होगा तभी तो वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यही तो मैं बात आपको अभी समझा ही रहा हूँ ना, अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्षार से उसको ख़त्म कर लेंगे। क्षार का प्रयोग करके दांतों को साफ कर लेंगे, मुंह को साफ कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, हमारे पेट यानी कि उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, या ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है पेट में। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो बच्चों धावन सोडा जो है ना, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। रट डालो बिल्कुल, मुझे भी तो रटा ही है। मैं ऐसे ही आँख बंद करके बस सोचता भी ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मेरे साथ ऐसी ही कंडीशन बनती है इसके लिए। तो आपकी भी बन जाएगी भाई, आप भी याद ही कर लो इसको, रट डालो 2-4 बार लिख कर। तो Na2CO3 10H2O ये किसका सूत्र होता है? धावन सोडा का। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले बच्चों आप बात ये समझ लो कि ये जो प्रश्न है ना VBI है, बस इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको लिखकर बिल्कुल रट देना है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल की स्थायी कठोरता को अगर दूर करना है तो क्या प्रयोग करना पड़ेगा? तो इसके लिए धोने का सोडा, वही धावन सोडा यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसका यूज होगा? धावन सोडे का। अगला प्रश्न है, निम्न में विजातीय यौगिक कौन सा है? विजातीय और जातीय, भाई जाति है मतलब एक जात के हैं, विजातीय मतलब अलग जात का है कोई। तो चूना पत्थर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, डी में क्या दे रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों ये जो तीन है ना आपके, एक सेकंड, ये बच्चों चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तो ये तो एक ही कैटेगरी के हैं, तो एक जात के हो गए ना, ये तो जाति हैं भाई। विजाति क्या हो गया? ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है ना, तो उससे व्यंजक चूर्ण तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत लंबी हो रही है और इसका पार्ट 2 भी आएगा, जब उसमें आपको सारे जितने भी कुछ प्रश्न अभी बचे हुए हैं उसमें आपको करा दिए जाएंगे। तो इस क्लास को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर या किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।